हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं रुचि कटियार अटेंशन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए होंगे। दोस्तों, ये केंद्रीय विद्यालय ईवीएस का 20 डेज सीरीज़ में आज क्लास 4th है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 जो कि है कृषि। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि पौधे से परिष्कृत उत्पादक तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अगर कृषि की बात करें तो कृषि में जो प्लांट से एक पौधे से लेकर और प्रोडक्ट बनने तक की पूरी प्रोसेस में 3 प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं वो शामिल की जाती हैं। तो वो 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? वो 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ में पहला नंबर है प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज़। सेकेंड है द्वितीयक क्रियाएं और तीसरी हैं तृतीयक क्रियाएं। तो डिस्कस करते हैं प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं? इन क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। तो प्राथमिक क्रियाओं में क्या होगा? ऐसी एक्टिविटी जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो उत्पाद तैयार होता है उसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक क्रियाओं में शामिल करेंगे। जैसे कि कृषि जो है, मछली है, मछली पालन है और संग्रहण है, स्टोरेज है, ये क्या है? ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इसमें शामिल होता है। दूसरी बात करते हैं द्वितीयक क्रियाएं, सेकेंडरी प्रोसेस क्या है? सेकेंडरी प्रोसेस में प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। जैसे कि प्रकृति से जो मुझे सोर्स प्राप्त हुआ है उससे हम क्या प्रोडक्ट कर सकते, क्या बना सकते हैं? तो इस्पात निर्माण, डबल रोटी बनाना और कपड़ा बुनना। जैसे कि गेहूँ मुझे मिले हैं, नेचर ने मुझे फसल दी है और अगर मुझे गेहूँ मिल गया है कि गेहूँ का फसल मैंने उगा लिया है तो उसके बाद में वो जो गेहूँ मिला है उससे हम क्या क्या बना सकते हैं? तो डबल रोटी बनाना ये क्या है? ये सेकेंडरी प्रोसेस है। कपड़ा, अगर रेशा मिल गया है हमें ऊन भेड़ से, तो वो जो भेड़ से ऊन मिला है, भेड़ से जो रेशा मिला है उससे हम क्या बना लेंगे? उससे हम कपड़ा बुन लेंगे। ठीक है। वैसे ही रेशम के कीट से अगर हम रेशम निकालते हैं तो उससे हम रेशम के कपड़े बना सकते हैं। तो ये जितनी प्रोसेस हैं वो क्या है? सेकेंडरी प्रोसेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टर्सरी प्रोसेस की, तृतीय क्रियाओं की। तृतीय क्रियाओं में क्या होती है? प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग देना। मतलब क्या है कि जो प्राइमरी प्रोसेस थी और प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी और जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ थी उनके जो एरिया में मदद देना, सहयोग देना, ये काम किसका है? तो तृतीय क्रियाओं की है। जैसे कि यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन। ठीक है। जैसे कि कोई एक बहुत दूर दराज के एरिया में कोई अगर फसल उगाई गई है तो उस फसल को हमें फैक्ट्री तक लेके आना है या किसी मिल तक लेके आना है, तो वहाँ तक की कच्चे माल को मिल तक लाने में ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो टर्सरी एक्टिविटीज़ में आता है। ठीक है। इसके बाद में बन गया है तो बिजनेस करना, व्यापार करना है। अगर हमें कोई चीज़ करनी है, जैसे मुझे फसल उगानी है तो उसके लिए लोन लेना, बीमा कराना, फसल बीमा है, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? टर्सरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं कृषि। कृषि क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में शामिल है। कृषि में क्या शामिल होता है? तो फसलें शामिल होती हैं, फल शामिल होते हैं, सब्जियों और फूलों की कृषि और पशुपालन। तो अगर फलों की खेती कर रहे हैं, सब्जियों को उगा रहे हैं और फूलों को उगा रहे हैं तो इनकी खेती को क्या कहेंगे? कृषि में शामिल करेंगे। और कृषि में पशुपालन भी शामिल होता है। ठीक है। तो कृषि के टाइप्स यहाँ लिखे हुए हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीटीटी का हो, चाहे वो सुपर टीटी का हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय और चाहे कोई भी ऑल स्टेट का अगर ईवीएस का पेपर है तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं।
तो पूछा जाता है कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। मछली पालन को क्या कहेंगे? पिसीकल्चर कहेंगे। पिसी मतलब फिश से आप पिसी याद रखेंगे। विटीकल्चर अंगूर या द्राक्षा उत्पादन। अगर वाणिज्यिक उद्योग पर अंगूर की खेती की जा रही है तो उसको हम विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। और हार्टिकल्चर क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर में सब्जियों, फूलों और फलों को उगाया जाता है। तो अगर वाणिज्यिक उद्योग में जिसका हम मतलब व्यापार कर सकें, उसके लिए अगर हम कोई फसल को उगा रहे हैं, उसकी कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उसको हम हार्टिकल्चर कहते हैं। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आई होगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको ज़रूर याद रखना है कि इनको क्या कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात बढ़ते हैं कि जब हम कृषि करने जाते हैं तो कृषि करने के लिए हमें क्या इन्वेस्ट करना पड़ता है। महत्वपूर्ण निवेश। निवेश का मतलब इन्वेस्ट कितना किया है। तो इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे? जैसे कि अब मुझे कृषि करनी है, तो किसी अगर एक व्यक्ति को कृषि करनी है तो उसके लिए पहले क्या होना चाहिए? उसके पास बीज होना चाहिए। और बीज कैसा होना चाहिए? अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? तो खाद होनी चाहिए। उर्वरक दो प्रकार का होता है। एक उर्वरक जिसको हम जैविक खाद कहते हैं और दूसरा है फर्टिलाइज़र। ठीक है। नेक्स्ट बात है मशीनरी, मतलब कि टूल्स चाहिए जो एग्रीकल्चर में यूज होंगे, और लेबर चाहिए। ठीक है। लेबर क्यों चाहिए? क्योंकि खेती को करने के लिए कोई एक इंसान तो कृषि कर नहीं सकता, उसके लिए मजदूरों की भी ज़रूरत होती है। ऊपर के बॉक्स में लिखा है कि मानवीय निवेश क्या होते हैं और भौतिक निवेश क्या होते हैं। अगर किसी कृषि को करना चाहते हैं तो भौतिक निवेश भी चाहिए होंगे। तो भौतिक निवेश का मतलब क्या है? फिजिकल जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा? तो जैसे कि कृषि करने के लिए वर्षा की भी ज़रूरत होगी, इसके बाद सनलाइट की भी ज़रूरत होगी, इसके बाद टेम्परेचर भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए और एक पर्याप्त ढाल भी चाहिए जिस प्रकार की खेती कोई व्यक्ति करना चाहता है। ठीक है। इधर बात करते हैं कि मानवीय निवेश मतलब कि ह्यूमन इन्वेस्टमेंट में क्या होगा। तो भंडारण होगा। अगर मान लीजिए आपके किसी के खेत में फसल उग गई है तो आप उसके लिए ये है कि वो स्टोर कैसे करें। स्टोरेज के लिए तो ये इसके स्टोरेज करने के लिए उसको लेबर लगाने होंगे। ठीक है। इसके बाद में मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा परिश्रम हो सकता है कि उसको किसी इंसान को लेबर से पीठ पे ढो के उसको कोई चीज़ रखना पड़े। इसके बाद में अगर वो टूल्स इस्तेमाल कर सकता है, मशीनें इस्तेमाल कर सकता है और रसायन इस्तेमाल कर सकता है। रसायन का मतलब क्या है? वो बहुत दिन अगर ख़राब ना हो इसके लिए वो क्या रसायन इस्तेमाल करेगा। तो ये क्या है? मानवीय निवेश है। ठीक है। अगर जैसे फसल आपके खेत में ख़राब हो रही है तो आप क्या करते हैं? आप कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या करेगा? वो तो इंसान ही करेगा। ठीक है। तो ये क्या है? मानवीय निवेश है। ठीक है। तो कृषि में निवेश क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या है? तो बीज हो गया, उर्वरक हो गया, मशीनरी हो गया और श्रमिक हो गया, मतलब लेबर हो गया। नेक्स्ट बात है, जब हम एग्रीकल्चर कृषि करते हैं तो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मतलब कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो क्या होती है? जुताई। ठीक है। सबसे पहले कृषि में क्या होती है? कृषि का मतलब अगर कहें कि फसल उत्पादन के अगर चक्र पूछे जाएं या चरण पूछे जाएं तो सबसे पहले क्या होती है? जुताई होती है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? बुआई करेंगे। ठीक। इसके बाद क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे, मतलब कि इरिगेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद निराई करेंगे। निराई काटने के बाद फिर कटाई करेंगे। ठीक है। इसके बाद में अब जब एक्टिविटीज़ हो गई हैं, कृषि क्रियाएं हो गई, तो अब क्या प्रोडक्ट हुआ, क्या मिला है? तो उसमें क्या मिलेगा? फसल मिलेगी। अगर मैंने किसी खेत में फसल बोया है, गेहूँ, मक्का कुछ भी बोया है, तो उससे मुझे फसल मिलेगी। उसके बाद में अगर आपने पशुपालन किया है तो वो क्या होगा? उससे ऊन मिलेगी। और क्या है? अगर भैंसें पाल रखी हैं, गाय पाल रखी हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आपने मुर्गियों का उत्पादन, कृषि की है, तो उससे क्या मिलेगा? आपको
मुर्गी कुक्कुट उत्पाद मिलेंगे, जैसे अंडे हैं और चिकन है। ठीक है, इसके बाद में कृषि के प्रकार। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर कई प्रकार की होती है। डिस्कस करते हैं हम लोग। पहले निर्वाह कृषि, कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। ये 2 प्रकार की होती है। जब कोई किसान अपने परिवार की नीड्स को पूरा करने के लिए करता है, मतलब कि सिर्फ इतना कि उसके परिवार की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, केवल इतना कि वो इतना ही कर पाए जिससे उसकी परिवार की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, तो इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है। पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, तो हम पहले पुनः गहन निर्वाह कृषि की बात करेंगे। तो ये कहाँ होती है? छोटे भूखंड में और साधारण औजार और अधिक श्रम, मतलब कि गहन निर्वाह जो कृषि होती है, इसमें जो खेती का खेत का एरिया होता है वो कम होता है। इसमें सिंपल से औजार इस्तेमाल होते हैं और मेहनत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो इसमें फसलें कौन सी उगेंगी? तो चावल है, गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गहन निर्वाह फसल कृषि की जाती है? तो ये दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश। मतलब क्या है कि दक्षिण पूर्वी जो एशिया के सघन का मतलब है कि जहाँ पर जनसंख्या बहुत घनी आबादी में हो, बहुत ज़्यादा लोग कंजेस्टेड एरिया में रह रहे हों और लोगों के पास में खेती का जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम हो, मतलब सिर्फ इतना कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए, सिर्फ इतना ही वो कर पाते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहेंगे? गहन निर्वाह कृषि कहेंगे। ठीक है, आगे की कृषि की बात करते हैं, आदिम निर्वाह कृषि। ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आदिम निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि, इसमें 2 प्रकार की कृषि शामिल है, स्थानांतरी कृषि और जलवासी पशुचारण शामिल है। तो स्थानांतरी कृषि क्या होती है? स्थिति कहाँ है? अमेजन बेसिन के वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत। अगर विश्व में इसकी स्थिति देखी जाए कि कहाँ पर आदिम निर्वाह कृषि होती है, तो आदिम निर्वाह में स्थानांतरी कृषि कहाँ पर होती है? तो अमेजन बेसिन के जो वन हैं वहाँ पर होती है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है, आपने देखा है कि झूम जो कृषि होती है वो पूर्वी भारत में होती है, तो वो झूम जो खेती है वो स्थानांतरी कृषि का ही टाइप है। ठीक है, स्थानांतरी कृषि को और अन्य नाम से जानते हैं कर्तन और दहन कृषि। कर्तन दहन कृषि इसका नाम क्यों पड़ा है? तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ कर दिया जाता है और राख को मिट्टी में फैला दिया जाता है। भूमि की उर्वरकता समाप्त होने पर यह भूमि छोड़ दी जाती है। ठीक है, पहले क्या किया जाता है कि वहाँ पर जो वृक्ष हैं उनको क्या कर दिया जाता है? साफ़ कर दिया जाता है और उनकी जो पत्तियाँ होती हैं या जो उनकी ब्रांचेस होती हैं उनको वहीं पर आग जला दी जाती है और उनसे जो राख बनती है उसको वहाँ पर फैला दिया जाता है। राख क्योंकि पेड़ों का ही वेस्ट मटेरियल है, तो उससे क्या है कि उसकी जो फर्टिलिटी है वो ज़मीन की वो बढ़ जाती है और वो फसल उगा लेते हैं। जैसे ही फसल की फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है वैसे ही वो लोग भूमि को छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर फसल कौन सी उगाई जाती है? मक्का, रतालू, आलू और कसावा। ठीक है, तो ये आपको फसलें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं आगे। नेक्स्ट बात है जलवासी पशुचारण। ये स्थानांतरी कृषि का ही दूसरा टाइप है। स्थिति कहाँ है? तो सहारा के आर्द्र शुष्क और शुष्क प्रदेश। मतलब क्या है कि सहारा डेजर्ट है वहाँ के जो नम और अर्ध शुष्क मतलब कि सेमी ड्राइड एरिया और जो ड्राइड एरिया हैं और मध्य एशिया तथा भारत के कुछ भाग में ये कृषि होती है। तो ये कैसे है? तो जिनको हम बोलते हैं ना कि चरवाहे। ठीक, तो भारत में क्या है? राजस्थान है, जम्मू एंड कश्मीर है,
तो इन भारत में अगर इनकी स्थिति देखी जाए कि भारत में जलवासी पशुचारण कृषि कहाँ होती है, तो ये भारत में राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से जानवर हैं जो पशुचारण में होते हैं, तो ऊँट होती है, मवेशी, याक, बकरियां पाली जाती हैं। ठीक है, जो ये जानवर पाले जाते हैं इनसे जो मिलता है जैसे कि दूध मिल गया, ठीक है, और अदर भी जो इनके प्रोडक्ट हैं वो सब ये अपने यूज में लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात है वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि का उद्देश्य क्या है? फसल उत्पादन और पशु बाजार में विक्रय हेतु। पशुपालन बाजार में मतलब कि इन वाणिज्यिक कृषि का उद्देश्य क्या है? एक तो फसल को प्रोडक्ट बनाना बनाना, और इसके बाद में पशुपालन, अगर उन्होंने पशु को पाला है तो वो बाजार में जाके बिक्री कर सके, इसी उद्देश्य से वाणिज्यिक कृषि की जाती है। निवेश क्या है? इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करता है? तो ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है, मतलब अधिक कृषि क्षेत्र, अधिक धन, मतलब बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत है, ज़्यादा कार्य करने पड़ते हैं और मशीनों द्वारा ज़्यादा वर्क होता है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि में क्या क्या होता है कि वाणिज्यिक कृषि का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है कि इससे जो खेती होती है उससे जो भी हमें मिलता है वो हम बाज़ार में जाके बेच सकें और तुरंत पैसा मिले। ठीक है, पशुपालन जानवरों को भी हम बाज़ार में बेचते हैं, तो इसी उद्देश्य से इसकी कृषि की जाती है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में मतलब बहुत बड़े बड़े क्षेत्र चाहिए होते हैं, ज़्यादा पैसा चाहिए होता है और मशीनों द्वारा ज़्यादा वर्क इसमें ज़रूरत होती है अगर आप वाणिज्यिक कृषि करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। वाणिज्यिक कृषि के प्रकार कितने हैं? तो वाणिज्यिक कृषि 3 प्रकार की है। वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। तो देखते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि में मतलब ऐसी कृषि के प्रकार जिसमें हम अनाज उगाते हैं और बाजार में जाके बेचते हैं, उस कृषि को क्या कहेंगे? वाणिज्यिक अनाज कृषि कहेंगे। इसमें कौन कौन सी फसलें उगती हैं? तो गेहूँ, मक्का। ठीक है, स्थिति कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में वाणिज्य अनाज कृषि होती है। मिश्रित कृषि क्या है कि मिश्रित कृषि में जो जमीन है उसका यूज हम भोजन व चारों की फसलों के लिए प्लस वहीं पर जो ज़मीन है उस ज़मीन का यूज हम पशु पालने के लिए भी कर लेते हैं, मतलब कि हम डबल फ़ायदा कर लेते हैं। ज़मीन एक ही है, उसमें हम 2 बार यूज़ कर लेते हैं, मतलब कि हमने चारा वाली फसल भी उगा ली और खाने वाली फसल भी उगा ली, उसके साथ में उसी ज़मीन पर हमने क्या कर लिया? पशुपालन भी कर लिए, तो इसको हम मिक्स्ड एग्रीकल्चर कहेंगे। तो विश्व में इसकी स्थिति कहाँ है? यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी एशिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। इन सभी जगहों में मिश्रित कृषि को किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है रोपण कृषि। तो प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो चाय है, कहवा है, काजू, रबड़, केला, कपास आदि प्रमुख जो फसलें हैं वो रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती हैं। प्रमुख क्षेत्र क्या है? मलेशिया में क्या है? रबड़, ब्राज़ील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय की कृषि की जाती है। तो ब्राज़ील फेमस है कहवा के लिए, मलेशिया में फेमस है रबड़ की कृषि फेमस है, और इसके बाद भारत और श्रीलंका में चाय की कृषि जो है वो रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। प्रमुख फसलें। तो कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें हैं, मतलब कि अगर बात करें तो प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? खाद्य फसलें 3 टाइप से बांटी गई हैं। कौन कौन सी? तो खाद्य फसलें हैं, रेशेदार फसलें हैं और पेय फसलें। खाद्य फसलों की बात करें तो खाद्य फसल में चावल, गेहूँ, मिलेट और मक्का। खाद्य का मतलब क्या है कि जो खाई जा सकने वाली जो फसलें हैं उनको हम खाद्य फसलें कहेंगे। फिर बात आती है रेशेदार फसलें। तो रेशेदार फसलें मतलब कि जिनसे हमें रेशा मिल सके, तो रेशे के लिए कपास और पटसन की खेती की जाती है। और पेय फसलों में कॉफ़ी और चाय आती है।
ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं हम लोग चाय की तरफ, चावल की तरफ। तो चावल जो है वो विश्व की प्रमुख खास फसल है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड की जो मुख्य खाद्य फसल है, सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली अगर पूछी जाए तो वो चावल ही है जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है, प्रमुख खाद्य फसल है। कहाँ विश्व में अगर इसकी स्थिति देखी जाए तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के प्रमुख आहार हैं क्या, चावल। मतलब चावल अगर विश्व में देखा जाए तो कटिबंध के मतलब उसके हिसाब से देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का प्रमुख आहार क्या है, चावल। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि चावल के बारे में कौन सा कथन सही है तो 4 ऑप्शन आपसे दे देगा, तो उसमें से केवल ए सही है, या ए और बी 2 सही हैं, या ए बी सी सही है, या केवल सी सही है। ऐसे करके भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। केंद्रीय विद्यालय है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना सकता है, क्योंकि एक अलग तरीके का एग्ज़ाम है। और यहाँ पर ये नहीं कि बहुत आसान से क्वेश्चन आएंगे, आपको ये तो नहीं करना है, क्योंकि इतने सारे ऑल इंडिया रैंक का एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया के बच्चे बैठेंगे, तो एक से एक टॉपर बैठेंगे, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करके जाएं। चावल को उगाने के लिए परिस्थितियाँ क्या होंगी, तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, अधिक आर्द्रता मतलब नमी अच्छी होनी चाहिए, और वर्षा भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा वर्षा, सब अधिक ही अधिक है। तो चावल के लिए अधिक, आपको एक कोड वर्ड याद रखना है कि हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और हाई रेन चाहिए। ठीक है, मिट्टी कैसी चाहिए, तो चीका युक्त जलोढ़ मृदा। ध्यान रखना दोस्तों, ये केवल केंद्रीय विद्यालय के लिए ही सिलेबस नहीं है, ये सुपर टीटी और यूपी टीटी में ईवीएस का कोर्स भी कवर करा रहा है। तो जो बच्चे अभी यूपी टीटी और सुपर टीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखें, उनको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन से हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में चावल कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा चावल उगाने में आगे है, तो चीन। सबसे ज़्यादा चावल उगाने में अग्रणी देश कौन है, चीन। चीन के बाद में भारत, भारत के बाद जापान, जापान के बाद श्रीलंका और श्रीलंका के बाद मिस्र। तो सीक्वेंस में पूछा जाए तो क्रम याद रखना है आपको, मोस्टली चीन ही याद रखना है अगर आपको केंद्रीय विद्यालय। और क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में ये नहीं है कि केवल इंडिया याद कर लेंगे और मेरा जवाब सही हो जाएगा, नहीं, वहाँ पर आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों ही पढ़ने हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं गेहूँ। तो गेहूँ के लिए अगर उसकी वृद्धि चाहते हैं, अगर वो बहुत ग्रो करने के लिए क्या है, तो मीडियम टेम्परेचर चाहिए और ठीक ठाक वर्षा चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। आपने गेहूँ की फसल तो देखी है, बरसात के दिनों, गर्मियों सर्दी के दिन में होती है, तो बारिश ठीक है, हो गई तो ठीक है, नहीं तो पानी वानी लगा के काम चल जाएगा। फसल की कटाई के समय, जब फसल कटने को आती है तो तेज़ धूप की आवश्यकता होती है, मतलब कि तब उस समय अगर धूप धीमी रहेगी, नहीं तो उनको क्या है, धूप तेज चाहिए। मिट्टी क्या, इसमें इसके उगाने के लिए मिट्टी क्या है, दोमट मृदा है। ठीक है, गेहूं उत्पादन के लिए अग्रणी देशों में पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो अगर इंडिया की बात करें तो ये सर्दियों में उगाया जाता है। ठीक, तो आपको याद रखना है गेहूं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके लिए परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए, तो तेज़ धूप की आवश्यकता होती है फसल कटाई के समय, और वृद्धि के लिए मध्यम तापमान और वर्षा। ठीक है, प्रमुख देशों में अगर गेहूं उत्पादक देश पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत में ये शीत ऋतु में उगाया जाता है, आप सभी जानते हैं। इस समय गेहूं की फसल आपने देखी होगी सभी के खेतों में, अगर वो गांव से हैं तो उनके गांव में गेहूं की फसल तो सबके यहाँ खड़ी होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मिलेट, तो मिलेट क्या है, एक प्रकार का मोटा अनाज है। मोटा अनाज, मोटा अनाज तो ये किस मिट्टी में उगता है, तो ये बलुई मृदा में उगेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोटा अनाज के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, 4 ऑप्शन दे देगा आपसे, तो आपको टिक करना है क्या, बलुई मृदा। ठीक है, मिलेट को उगाने के लिए परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए, तो कम वर्षा, उच्च से मध्यम तापमान, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं, बहुत ज़्यादा मीडियम नहीं। ठीक है, मतलब कि मीडियम और हाई के बीच में,
पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मतलब कि सनलाइट ठीक ठाक हो। और इसमें अन्य मोटे अनाज में क्या है, ज्वार, बाजरा और रागी, जो कि भारत में उगाई जाने वाली मोटे अनाज की फसलें हैं। अगर अन्य उत्पादक देश में मिलेट के लिए पूछा जाए तो नाइजीरिया, चीन और नाइजर, ठीक, ये देश जो है ये मोटे अनाज को उत्पादन करने में अग्रणी देश हैं। ठीक, बात आती है मक्का की। तो मक्का को उगाने के लिए परिस्थितियाँ कैसी होंगी, तो मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप। मक्का को उगाते समय, अब क्योंकि मक्का हमारे भारत देश में, आपने देखा होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश की तरफ की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में मक्का की जो फसल है वो 2 बार वर्ष में उगाई जाती है। अब जब आप अप्रैल और मई के महीने में भी एक मक्का की फसल, और इसके बाद में जुलाई अगस्त में भी आपको एक मक्का की फसल देखने को मिलेगी। तो तापमान वहाँ पर कैसा रहता है, मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप, क्योंकि धूप ज़्यादा चाहिए। उत्पादक देश कौन कौन से होंगे, तो उत्तरी अमेरिका इसको मक्का को उगाने के लिए सबसे अग्रणी देश है, फिर ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको। ठीक, तो मक्का के बारे में बात इतनी। तो एक बॉक्स बना है, उधर लिखा है मक्का को कॉर्न भी कहते हैं। परिस्थितियाँ, वृद्धि के लिए उच्च तापमान। कपास की बात करते हैं तो कपास, कॉटन, परिस्थितियाँ क्या है, तो कपास को ग्रो करने के लिए उच्च तापमान और हल्की वर्षा की ज़रूरत होती है और तेज धूप। क्या याद रखना है, हाई टेम्परेचर, मीडियम रेन और हाई सनलाइट की आवश्यकता होती है। और पटसन को उगाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा आपसे अगर पूछी जाए तो मृदा कौन है, जलोढ़ मृदा है। ठीक है, तो कपास के बारे में इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और आगे की बात आगे पेज पर। कपास को उगाने के लिए उत्पादक देश कौन से हैं, तो चीन, यूएसए, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र। कपास का उपयोग कहाँ होता है, तो सूती वस्त्र के निर्माण के लिए ये कच्चा माल है, मतलब कि रॉ मटेरियल है। कपास उत्पादक देश चीन। तो कपास को उगाने के लिए अगर अग्रणी देशों में पूछा जाए तो चीन, यूएसए, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, ये उत्पादक देश हो गए। और कपास जो है वो कच्चा माल है, किसके लिए, सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए। ठीक, नेक्स्ट बात आते हैं पटसन। ये जितनी 2 फसलें जो पटसन और कपास है, ये रेशेदार कृषि फसलों में आती हैं। पटसन के बारे में एक चीज़ बहुत पूछी जाती है दोस्तों कि इसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं, सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ये किस मिट्टी में उगती है, इसके लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में इसका उत्पादन अच्छा होता है, ये अच्छी फसल वहाँ पर उग जाएगी। परिस्थितियाँ क्या होंगी, तो उच्च तापमान चाहिए, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु चाहिए। ठीक है, तो उगाने की जो परिस्थितियां हैं कि पटसन अगर आप उगाने की बात कर रहे हैं और पटसन की कृषि के बारे में बात कर रहे हैं तो परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, उच्च तापमान चाहिए, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु, मतलब कि ह्यूमिडिटी ठीक होनी चाहिए, नमी ठीक, भारी वर्षा और उच्च तापमान। उत्पादक देश के बारे में बात करें कि कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा पटसन उगाता है, तो पटसन में हमारा भारत और बांग्लादेश ये पटसन उगाने में अग्रणी देशों में शामिल है। ठीक है, आगे की बात नेक्स्ट पेज पर करते हैं। कॉफ़ी, पेय फसलों के बारे में बात करें तो पेय फसलों में 2 चीज़ें आपसे बहुत पूछी जाती हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, जहाँ पर EVS आपको इन्वायरमेंटल स्टडी से क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो कॉफ़ी और चाय से एक ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। कॉफ़ी जो है उसको उगाने के लिए अगर परिस्थितियाँ आपसे पूछी जाएं तो गर्म और आर्द्र जलवायु, मतलब कि हॉट भी हो और ह्यूमिडिटी भी हो, दोनों चीज़ें हों। और अगर मृदा आपसे पूछी जाए तो दोमट मृदा चलेगी। वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल, मतलब कि कॉफ़ी को उगाने के लिए अगर ग्रो अच्छी होनी चाहिए तो यहाँ पर ढाल ज़रूरी है, और ढाल अगर होगी तो ये अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगी। उत्पादक देश के बारे में बात करें तो अग्रणी देशों में ब्राज़ील बहुत 1 नंबर पे आता है। ब्राज़ील से पूछा जाता है कि कॉफ़ी जो है वो कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी देश कौन सा है, तो ब्राज़ील और कोलंबिया और भारत।
ठीक है। कॉफ़ी के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है कि कॉफ़ी की जो खोज हुई थी इसके बारे में एक कहानी है, सुनते हैं। तो कहानी की जो खोज है वो 850 ईसा पूर्व, जो काल्दी एक नामक व्यक्ति था जो अरबवासी था। तो हुआ क्या कि ये जो काल्दी नामक जो व्यक्ति था, जो अरबवासी था, वो 850 ईस्वी पूर्व क्या कर रहा था कि अपनी बकरियों को चरा रहा था। ठीक है। तो वो बकरी जब चरा रहा था तो उसकी बकरियां अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, मतलब उछल कूद रही थी, और वो बहुत परेशान। तो वो जब बकरी चराने जाए तो वो देखे कि उसकी बकरियां अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं, वो उछल कूद रही हैं, तो वो बहुत परेशान। तो एक दिन उसने क्या किया कि वो जो बकरियां वो जो पत्तियां खाती थी, वो जो फलियां थी उस फली को उसने भी खा लिया। तो जब उसने खाया तो उसको भी बहुत आनंद का अनुभव हुआ, मतलब वो भी बहुत खुश होने लगा और उछलने लगा। तो जब उसको ये महसूस हुआ तो उसने अपनी इस खोज के बारे में दूसरों को बताया, और इसी प्रकार से कॉफ़ी की खोज 850 ईस्वी पूर्व काल्दी नामक व्यक्ति जो अरब सागर से था, उसने कॉफ़ी की खोज की। ठीक है। चाय के बारे में बात करते हैं। ये तो चाय तो बहुत ही फेमस है सर्दियों के दिनों में, और चाय तो एक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करती है। तो पेय फसल है जो बागानों में उगाई जाती है और वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु उसको चाहिए। ठीक है। वर्षा कैसी चाहिए? हाई वर्षा, मतलब उच्च रेन चाहिए। मृदा क्या है? दोमट मृदा और मंद ढाल। ढाल कैसी होनी चाहिए? ठीक ठाक है, बहुत मतलब हल्की सी। और ये चाय के बारे में बात हो गई। फिर बात आती है नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है कि विश्व में विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के अन्य नाम क्या क्या हैं। जो स्थानांतरित कृषि है वो विश्व में होती तो बहुत जगह है, लेकिन अलग अलग जगहों पर इस कृषि के नाम को अलग अलग नामों से जाना जाता है, इस कृषि की पद्धति को। तो जैसे कि अगर हम उत्तरी पूर्वी भारत की बात करें तो मेघालय है, असम है। अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पर जो इस कृषि का टाइप है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम झूमिंग कहते हैं। झूम कृषि भारत के कहाँ पर, किन राज्यों में उगाई जाती है? तो पूर्वोत्तर भारत में या पूर्वोत्तर राज्यों में उगाई जाती है। मैक्सिको में इसको क्या कहते हैं? मिल्पा कहते हैं। ठीक है। मैक्सिको में इसको क्या कहेंगे? मिल्पा। उत्तरी भारत में क्या कहेंगे? झूमे। ठीक है। ब्राज़ील में इसको क्या कहते हैं? रोका। ब्राज़ील में क्या कहते हैं? रोका। ठीक। और मलेशिया में इसको क्या कहते हैं? लदांग कहते हैं। ठीक। तो ये जितने भी टाइप हैं वो स्थानांतरित कृषि के ही नाम हैं, जो कि विश्व में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जिन लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पीछे जाकर देख लें, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मेरी कोशिश यही है कि आपको जल्दी से जल्दी ईवीएस का पूरा कोर्स कवर करा दिया जाए। तो मैं लिखाने के लिए आपको शॉर्ट में भी लिखा दूँ, लेकिन केंद्रीय विद्यालय का कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न होगा या किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो हम हर एक चीज़ को ध्यान में रखकर आपको बहुत अच्छे से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करती हूँ, और कोशिश यही रहती है कि आप सभी को वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएँ। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।